दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, एक चीज याद रखिए कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर उस मेहनत पे अगर कमी है तो आपका रिजल्ट भी आपको कम ही मिलेगा। अगर आपको ये लगता है कि सर हमने पढ़ाई तो की है लेकिन हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो नहीं हो पा रहा, तो याद रखिए कि आपकी मेहनत जिस आधार पर होगी आपकी सफलता भी उसी आधार पर होगी। तो अपनी मेहनत को मजबूत रखिए। क्योंकि तैयारी जितनी मजबूत होती है सफलता उतनी ही भरपूर मिलती है। इसी लाइन को ध्यान में रखिए और अपनी तैयारी को लगातार मजबूत बनाए रखिए और सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसी एटीट्यूड के साथ में, इसी विचारधारा के साथ में आप अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखिए। आइए देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था आखिर वो था क्या। व्हेन इज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेटेड? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखना है आपको, वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 10 सितंबर को। बात समझ में आ रही है? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वो 10 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो बोल रहा है कि भद्रवाह राजमा और सुलाई हनी। देखिए, दो चीजें हैं। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन कराया था और वो भी उसी स्टेट से संबंधित था जिस स्टेट से अगर हम बात करते हैं तो ये भद्रवाह राजमा और सुलाई हनी जो है वो संबंधित है। तो भद्रवाह राजमा और सुलाई हनी को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। ये किस राज्य से संबंधित हैं? याद रखिए कि ये संबंधित हैं किससे? जम्मू एंड कश्मीर से। बात समझ में आ रही है? और जम्मू एंड कश्मीर के बारे में ही मैंने आपको कुछ और भी राइस के बारे में अभी कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन कराया था और ये बताया था कि ये जम्मू एंड कश्मीर के इस एरिया में पाए जाते हैं और इनको भी जीआई टैग जो है वो प्रोवाइड किया गया है। अब दो नाम उसमें और जोड़ लीजिए, एक भद्रवाह राजमा जोड़ लीजिए और एक सुलाई हनी जोड़ लीजिए, जिनको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग के बारे में अगर मैं बताऊं तो डब्ल्यूटीओ का एक रूल चलता है जिसको हम कहते हैं ट्रिप्स लॉ। इसको हम कहते हैं ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। और ये ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो है वो किसी भी प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर कुछ अधिकार प्रदान करता है और उन अधिकारों में आप नाम अगर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर ये तो हम जानते हैं पेटेंट। देन अगर मैं बात करूं तो आता है कॉपीराइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आता है ट्रेडमार्क, जो किसी कंपनी का एक तरीके का लोगो होता है और उस कंपनी की पहचान बन जाता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आता है जीआई टैग या जिसको आप ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। अब ये जो ट्रिप्स लॉ है इसके अंतर्गत जीआई टैग जो प्रदान किया जाता है वो प्रदान किया जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया के। अगर मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, अब वो प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर एरिया पर ही फेमस है, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि यार बनारसी पान जो है वो यहाँ का, बनारस का जो है वो बड़ा फेमस है, बनारसी साड़ी बड़ी फेमस है, फ्रांसीसी वाइन जो है वो बड़ी फेमस है। तो हमने एक प्रोडक्ट को एक जगह के साथ में डिनोट कर दिया, हमने वहां से रिलेट करके और ये बता रहे हैं कि भाई इस जगह का ये प्रोडक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर जगह पर अगर हम बात करें तो वो सबसे ज्यादा फेमस है। तो अगर कोई भी वस्तु किसी विशेष स्थान के पर्यावरणीय जो भी स्थिति है उसके कारण, इन्वायरमेंटल कॉजेज जो भी है उनके कारण, या फिर वहां पर जो भी लोकल लेबर हैं उनके कारण, अगर जो वहां के, अगर मैं बात करूं कि लोकल जो स्किल्ड मजदूर हैं या उस चीजों से संबंधित है उनके कौशल के कारण अगर हम बात करें तो वो चीज जो है वो वहां पर बेहतर तरीके से होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट इस जगह का फेमस है और उसके लिए हम क्या दे देते हैं? एक अधिकार दे देते हैं जिसको हम जीआई टैग बोलते हैं। वस्तुओं की जब हम बात करते हैं तो वस्तुओं पर एक अधिकार और मिलता है जिसको पेटेंट बोला जाता है, लेकिन याद रखिएगा कि पेटेंट जो प्रदान किया जाता है वो न्यू इन्वेंशन पर प्रदान किया जाता है और जीआई टैग जो दिया जाता है वो फेमस प्रोडक्ट पर दिया जाता है।
कॉपीराइट की अगर बात करते हैं तो ये किसी रिटर्न पब्लिश, जैसे मान लीजिए सॉन्ग्स है, सॉफ्टवेयर है, बुक वगैरह हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉपीराइट का अधिकार मिलता है। और ट्रेडमार्क की अगर मैं बात करता हूँ तो ट्रेडमार्क जो है वो किसी कंपनी का लोगो या साइन होता है और वो उस कंपनी की पहचान बन जाता है और उसी को हम ट्रेडमार्क के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि जीआई टैग जो है वो किसी पर्टिकुलर फेमस चीज के लिए दी जाती है। और इस बार अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया है, किसके लिए? भद्रवाह राजमा और सुलाई हनी के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। सॉरी। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जम्मू एंड कश्मीर के डोडा और रामबन जिलों के भद्रवाह राजमास और सुलाई शहद को प्रतिष्ठित जीआई टैग जो है वो प्रदान किया है। एक अगर मैं आपको बताऊं सुलाई शहद के बारे में तो एक चीज समझ लीजिए कि 2015 में ब्रिटेन की अपनी यात्रा के दौरान महारानी एलिजाबेथ को जैविक सुलाई शहद जो है वो मोदी जी ने गिफ्ट किया था। बात समझ में आ रही है? तो ये इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो कितनी ज्यादा है इसको आप इस बात से समझ रहे हैं कि हमारे देश के जो पीएम हैं वो जब अपनी ब्रिटेन यात्रा पर जाते हैं तो वहां की महारानी एलिजाबेथ को वो क्या करते हैं? जैविक सुलाई शहद जो है वो गिफ्ट में देते हैं। पॉपुलैरिटी आपको इसी से समझ में आ गई होगी। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर के बारे में अगर कुछ बेसिक चीजें देखें तो याद रखिएगा कि राजपेरियन वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो यहाँ पर है। हीरापुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो भी जे&के में है। गुलमर्ग वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो भी यहाँ पर है। दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी जम्मू एंड कश्मीर में है। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी जम्मू एंड कश्मीर में ही है। तो यहाँ पर अगर आप जम्मू एंड कश्मीर को देख रहे हैं तो आप ये राष्ट्रीय उद्यान के नाम जो हैं वो साथ साथ याद जरूर रखिए। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू फॉर्म अ कमेटी ऑन द वन कंट्री वन नेशन हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। देखिए लगातार केंद्र सरकार जो है वर्तमान में अगर हम देखें तो लगातार इस चीज के बारे में वो बोल रही है कि एक देश एक चुनाव की स्थिति जो है और व्यवस्था जो है वो देश में होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं तो उनका ये मानना है कि भाई इससे सुधार ये हो सकता है कि चुनाव के टाइम पर जो इतना पैसा सरकार का खर्च होता है, अगर हम बात करें या ओवरऑल कंट्री का जो इतना पैसा खर्च होता है, अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं और विधानसभा लोकसभा जैसे जो भी चुनाव हैं अगर एक साथ संचालित कर दिए जाते हैं तो वहां पर खर्च होने वाले पैसों में कहीं ना कहीं क्या किया जा सकता है? कटौती की जा सकती है। और कम पैसे में बेहतर काम करना भारतीयों से बेहतर और कोई नहीं जानता है। इसका जीता जागता उदाहरण जो है वो इसरो है, जो चंद्रयान 3 को कम बजट पर भी वहां तक पहुंचा दिया जहां पर दूसरे देश जो हैं वो ज्यादा बजट पर नहीं पहुंचा पाए। तो भारत सरकार जो है वो लगी हुई है वन कंट्री वन इलेक्शन के लिए और उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं कि किस प्रकार से क्या होना चाहिए। और एक कमेटी गठित की गई, एक समिति का निर्माण किया गया। उस समिति के हेड बनाए गए हैं देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा कि श्री रामनाथ कोविंद जी को क्या किया गया है? उस कमेटी का वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया है। इस कमेटी में और कौन होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो इसके मेंबर हैं। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो इसके मेंबर हैं। कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। अध्यक्ष को मिलाकर इस समिति में टोटल 8 सदस्य हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में टोटल मेंबर संख्या जो है वो कितनी होगी? तो वो होगी टोटल 8। किसको मिलाकर? चेयरमैन को मिलाकर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एनके सिंह को आप जानते ही होंगे। एनके सिंह जो है वो 15th फाइनेंस कमीशन के अभी हेड हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए दूसरा अगर हम बात करें तो गुलाम नबी आजाद जी को भी आप जानते हैं। सुभाष कश्यप का भी नाम आपने सुना है। हरीश साल्वे, संजय कोठारी इस समिति के सदस्य रहेंगे। तो इस तरीके के ये 8 सदस्य रहेंगे और इन सदस्यों के सुझावों के आधार पर देश में वन कंट्री वन इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास किया जाएगा जल्द से जल्द। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। विच मिनिस्ट्री सेलिब्रेटेड द 6th राष्ट्रीय पोषण माह थ्रू आउट सितंबर 2023? कौन सा मंत्रालय पूरे सितंबर 2023 में
छठा राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। तो याद रखिएगा, अगर मिनिस्ट्री की बात पूछता है तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब देखिए, इससे संबंधित एक क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले ही हमने किया है और वहां पर मैंने आपसे पूछा था कि भाई न्यूट्रिशन वीक जो है वो कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको ये बोला था कि 1 से 7 सितंबर। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पोषण माह पूछ रहा है तो आप क्या बोलेंगे? पूरा सितंबर, 1 से 30 सितंबर तक। और अगर आपसे पोषण वीक पूछ रहा है, न्यूट्रिशन वीक पूछ रहा है, तो आप वहां पर क्या बोलेंगे? 1 से 7 सितंबर। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे सप्ताह पूछता है तो आप फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर बताइए, और अगर आपसे माह पूछता है तो वहां पर आप ओवर टोटल सितंबर माह जो है वो न्यूट्रिशन या पोषण माह के तौर पर मनाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हु हैज वॉन द सिंगापुर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। करंट की न्यूज़ है, बहुत जरूरी है आपके लिए, ये पता होना चाहिए और हो सकता है कि आगे एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जो है वो मिल जाए। सिंगापुर का राष्ट्रपति चुनाव जो है वो किसने जीता है? वो जीता है थरमन थनमुगरत्नम ने। या नाम याद रखिए, थोड़ा टफ है लेकिन फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा कि सिंगापुर के जो नए राष्ट्रपति हैं चुनाव, उन्होंने किसने जीता है? तो थरमन मुगरत्नम ने ये चुनाव जीता है। बात समझ में आ रही है? भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थरमन मुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव में विजयी हुए हैं। थरमन मुगरत्नम ने राष्ट्रपति चुनाव में 70.4% वोट के साथ में भारी बहुमत जो है वो हासिल की है। और सिंगापुर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सिंगापुर सिटी जो है वो उसकी कैपिटल है। बात समझ में आ रही है? तो इतनी चीजें इसमें याद रखनी है आपको। विच इंडियन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विच इंडियन हैज रिसीव्ड द 65 रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023। किस भारतीय को 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जो है वो प्रदान किया गया है? देखिए, रेमन मैग्सेसे के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें एक चीज आप याद रखिए कि भाई रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। बात समझ में आ रही है? इस साल समारोह में 65वें संस्करण में कितने लोगों को यह दिया गया है? तो 4 एशियाई लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, जिसमें से भारतीय अगर हम बात करें कि भारत में किसको मिला है तो याद रखिए डॉक्टर रवि कन्नन आर को 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ है। नाम याद रखिएगा, रेमन मैग्सेसे अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और रेमन मैग्सेसे से क्वेश्चन बार बार अलग अलग एग्जाम में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा कि किसको मिला है, क्या है, नाम क्या है और सारी चीजें। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर रवि कन्नन आर, भारत अपने चिकित्सा पेशे के प्रति दृढ़ संकल्प समर्पण, इस बात पर ध्यान केंद्रित करना कि दवा वास्तव में किसके लिए है, स्वास्थ्य समर्थक और जन केंद्रित उपचार के लिए प्रसिद्ध हैं और इनके इसी प्रकार के कार्य प्रणाली के कारण इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हु ऑन मिस अर्थ इंडिया 2023 टाइटल। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? तो नाम है उनका प्रियन सेन। तो हाल ही में अगर आप देखेंगे तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है प्रियन सेन ने। अब इनके साथ में अगर आप बात करेंगे तो प्रियन, सिर्फ आपको प्रियन सेन ही याद नहीं रखना है, आपको यह भी याद रखना है कि कुछ और भी अवार्ड हैं वो किसको मिले हैं। कुछ बेसिक चीजें देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। 26 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 राष्ट्रीय फाइनल के दौरान प्रियांश सेन ने मिस अर्थ का खिताब जो है, मिस अर्थ 2023 का खिताब जो है वो जीत लिया। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है। जयपुर राजस्थान की 20 वर्ष की नर्तकी ताइकोंडो खिलाड़ी ने पिछले साल की विजेता, तो आपसे अगर ये भी पूछे कि इनके पहले कौन थी तो याद रखिए वंशिका परमार नाम था उनका। तो वंशिका परमार मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब उनके पास में था और उनको हराकर अगर हम देखें तो इस साल प्रिया सेन जो है वो क्या बनी है, वो मिस अर्थ इंडिया 2023 बनी है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसी कार्यक्रम में प्रवीणा अंजना को मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का अवार्ड मिला है।
बात समझ में आ रही है। तो प्रियन सेन के साथ में आपको प्रवीणा अंजना का नाम भी याद रखना है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो पेमा चोडेन भूटिया और तेजस्विनी श्रीवास्तव, इन दोनों को उप विजेता घोषित किया गया है, रनर अप घोषित किया गया है। बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द चेयरमैन ऑफ एफटीआईआई पुणे। एफटीआईआई पुणे के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखकर नाम समझ में आ गया होगा आपको, आर माधवन। ठीक है, अपनी एक्टिंग से अपनी पहचान बनाने वाले एक व्यक्ति, और इनकी पॉपुलैरिटी की वजह जो है वो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि इनके बेटे भी हैं। बात समझ में आ रही है। और लगातार अगर हम देखें तो देश के लिए वो मेडल जो हैं वो जीत कर आते हैं। और अगर आपको देखना है, कल्चर देखना है, आपको संस्कार देखने हैं, तो आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनके बेटे जो है वो ड्रग्स केस में ही फंसते हैं। आप आर माधवन के बेटों को देखेंगे तो आपको भारत का कल्चर जो है वो उनमें दिखाई देगा, और देश के प्रति समर्पण का भाव जो है वो भी आपको वहां पर दिखाई देगा। फिलहाल देखिए, बोल रहा है कि हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द चेयरमैन ऑफ एफटीआईआई पुणे। एफटीआईआई पुणे के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? नाम याद रखना है आपको, आर माधवन को नामित किया गया है। अब बात आती है एफटीआईआई पुणे, तो याद रखिए कि एफटीआईआई ने भारतीय फिल्म और टेलीविजन उद्योग को आकार देने का एक बहुत बड़ा काम किया है। इसमें अगर हम बात करें तो डायरेक्टर, एक्टर, टेक्नीशियन, इनके जैसे जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को बेहतर तरीके से कार्य करने में ये लगातार सहायक है, और वैश्विक सिनेमाई परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। बात समझ में आ रही? तो इसकी अपनी एक संस्थान की अपनी एक अलग भूमिका है, और उस भूमिका के साथ में ये लगातार कार्य कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज में है। हु, अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग से सम्मानित किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड A+ रेटिंग इन ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023। अब देखिए यहां पर 4 ऑप्शन हैं, और 4 ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है शक्तिकांत दास। अब आपको ये लगेगा कि सर करंट की न्यूज है, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो शक्तिकांत दास जो है वो तो राइट आंसर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाकी के जो 2 नाम दिखाई दे रहे हैं वो तो इंडिया के हैं ही नहीं। तो यहां पर याद रखिएगा कि A+ रेटिंग किसको दी गई है। आप यहां पर फोटो देखकर तो तुरंत बता देंगे कि सर शक्तिकांत दास को दिया गया है, लेकिन उसके नीचे जो 2 नाम दिए गए हैं ना, उनको भी A+ रेटिंग मिली है। इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। यहां पर राइट आंसर जो है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 के आधार पर A+ रेटिंग जो है वो किसको मिली है? तो भारत के रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास को ये अवार्ड दिया गया, ये रेटिंग जो है वो प्रदान की गई है। उनके साथ में अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड के थॉमस जे जॉर्डन और वियतनाम के गुएन थी होंग, तो ये 3 जो हैं जिनको A+ रेटिंग प्रदान की गई है, इन तीनों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां तो फोटो देख के आप डायरेक्टली बता दोगे सर शक्तिकांत दास हैं, लेकिन सिर्फ शक्तिकांत दास नहीं बल्कि थॉमस जे जॉर्डन और गुएन थी होंग जो हैं वो भी यहां पर शामिल हैं। सॉरी, बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखिए, ग्लोबल फाइनेंस के संस्थापक की अगर हम बात करें तो जोसेफ गियारा पुटो हैं। केंद्रीय बैंकर रिपोर्ट कार्ड 1994 से ग्लोबल फाइनेंस द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है, और ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ ग्रेड हासिल करने वाले केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की विशिष्ट श्रेणी में शक्तिकांत दास के साथ स्विट्जरलैंड के थॉमस जे जॉर्डन और वियतनाम के गुएन थी होंग शामिल हैं। बात समझ में आ रही है? और वर्तमान में शक्तिकांत दास जी जो हैं वो भारत में RBI के गवर्नर के पद पर कार्यरत हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और लगातार मतलब कीर्तिमान तो सिर्फ हम चांद पर ही नहीं बल्कि हम इंटरनेट की दुनिया पर भी लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है हमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो बोल रहा है कि विच टॉपिक हैज बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वॉच्ड लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब। कौन सा टॉपिक यूट्यूब पर दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला लाइव स्ट्रीम बन गया है? अगर मैं बात करता हूं चंद्रयान 3 की, ठीक है, और चंद्रयान 3 को अगर हम देखें तो 23 अगस्त 2023 का दिन, ठीक है, 23 अगस्त 2023
ये डेट ऐसी है जिस दिन भारत ने पूरे विश्व के सामने अपना परचम जो है वो लहराया था। और 23 अगस्त 2023 की अगर हम बात करें तो इसी दिन भारत के द्वारा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान-3 जो है उसने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो की थी। इसी चीज को इसरो ने अपने YouTube चैनल के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग की थी, और उस YouTube चैनल के माध्यम से जो लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही थी चंद्रयान-3 के सॉफ्ट लैंडिंग की, उसको भारत के लगभग आधे से अधिक आबादी जो है वो एक ही टाइम पर देख रही थी। और ये अपने आप में कीर्तिमान है कि किसी YouTube के लाइव स्ट्रीमिंग को इतनी बड़ी संख्या जो है, और सिर्फ भारत के ही लोग नहीं बल्कि अगर हम बात करें तो विश्व के दूसरे और हमारे जो पड़ोसी देश हैं, है ना, जो हमसे कंपटीशन करते हैं, वो भी अपनी नजरें वहां गड़ाए हुए थे कि क्या सच में लैंडिंग हो जाएगी क्या। तो स्थिति जो है वो इस प्रकार की थी। तो वहां पर ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो चंद्रयान-3 की लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला यूट्यूब का लाइव स्ट्रीमिंग बन गया है, और ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। बात समझ में आ रही है। भारत जो है वो अभी यही नहीं रुका है, ठीक है। इसका 14 दिन का कार्य मतलब प्रोजेक्ट है, और लैंडर और रोवर जो है ना, जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर है, वो लगातार अपना काम जो है वो कर रहे हैं, डेटा का एकत्रण कर रहे हैं, ठीक है। भारत जो है वो सिर्फ चांद के ही आंकड़ों से अभी खुश नहीं है। भारत जो है वो चांद के साथ साथ सूरज से संबंधित आंकड़ों को भी एकत्रित करने का प्रयास कर रहा है, और उसके लिए उसने आदित्य L1 को 2 सितंबर को 11:50 पर इसरो के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। बात समझ में आ रही है। तो भारत जो है सिर्फ चांद से ही खुश नहीं है, भारत जो है वो सूरज से संबंधित चीजों के बारे में भी जानकारी एकत्रित करने के लिए आदित्य L1 नाम का प्रोजेक्ट उसने लॉन्च किया। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर आदित्य L1 के द्वारा अगर हम देखें तो लगातार सूरज से संबंधित और सूरज की जो आउटर लेयर है, जो इसको आप कोरोना के नाम से जानते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे तो उससे संबंधित चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा। सूरज के अलग अलग प्रकार से जो भी परिवर्तन है, जो भी विस्फोट है, जितनी भी चीजें हैं, जिस प्रकार की जो भी स्थितियां हैं पृथ्वी पर, उन चीजों का किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ सकता है, अगर हमको कुछ जानकारी मिलेंगी तो हम सूरज के प्रभाव जो पृथ्वी पर पड़ने वाले हैं उनसे संबंधित चीजों को कुछ हद तक रेगुलेट कर सकते हैं और चीजों को थोड़ा सा नियंत्रित कर सकते हैं। तो आगे आने वाले निकट भविष्य के लिए ये चीजें थोड़ी बेहतर नजर आएंगी। बात समझ में आ रही है। चलिए तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन सा टॉपिक जो है वो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला लाइव स्ट्रीम बन गया है, तो चंद्रयान-3 जो है वो बन गया है। कितने लोगों ने एक साथ देखा, तो लगभग 80 लाख से अधिक दर्शकों ने एक साथ ये चीज देखी थी। बात समझ में आ रही है। चलिए, फीफा विश्व कप 2022 के ब्राजील बनाम क्रोएशिया फुटबॉल मैच की 61 लाख लोगों ने एक साथ देखा था, और इसकी संख्या को भी चंद्रयान-3 जो है उसने पार कर दिया है। बात समझ में आ रही है। चलिए, नॉर्मल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि यूएसएसआर, जिसको आप रसिया के नाम से जानते हैं, देन यूएसए, चाइना और इंडिया, ये नाम जो है इसमें भारत भी शामिल हो गया है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल की बात हो रही है, लेकिन जब बात करते हैं साउथ पोल की, तो साउथ पोल पे नाम सिर्फ एक ही है, वो है इंडिया या भारत। बात समझ में आ रही है। तो ये भी इसमें एक जरूरी चीज है, कई बार मैं आपको ये चीज बता चुका हूं, ठीक है, अब तो आपको याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, हु हैज इनॉग्रेटेड केरलास फर्स्ट एआई स्कूल इन तिरुवनंतपुरम। अगर हम बात करें तो किसने तिरुवनंतपुरम में केरल के पहले एआई स्कूल का उद्घाटन जो है वो किया है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि सर केरल का जो एआई स्कूल है, पहला एआई स्कूल, वो कहां पर है, तो याद रखिए संतगिरी विद्या भवन में वो स्कूल स्थापित किया गया है। संतगिरी विद्या भवन के अगर आप देखेंगे तो एआई स्कूल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, तो इसका इनॉग्रेशन किया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। बात समझ में आ रही है। तो केरल ने अपने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल की शुरुआत की है तिरुवनंतपुरम में, और उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो मशीन का यूज करके मानव के जैसे कार्यों को
करने के लिए और इस प्रकार के प्रोग्राम किए जाएं कि मशीन जो है वो खुद व खुद डिसीजन लेने में समर्थ हो जाए और उसको प्रोग्राम इस प्रकार से किया जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लगातार अलग अलग फील्ड में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल जो हैं वो देखने को मिलेंगे। अगर मैं न्यूज़ एंकर की बात करूं, अगर मैं सना की बात करूं तो वहां पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखाई देगा। अगर मैं सोफिया की बात करूं तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखाई देगा। अगर मैं सिरी की बात करता हूं, अलेक्सा की बात करता हूं तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखाई देगा। अगर मैं रोबोकॉप की बात करता हूं तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अब भारत में अगर हम बात करें तो लगभग हर फील्ड में आर्टिफिशियल, और सिर्फ भारत में ही नहीं वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो विश्व जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में अब बेहतर तरीके से कार्य जो है वो कर रहा है। अगर आपको इन सभी जितने भी मैंने नाम लिए आप किसी को नहीं जानते तो आप चिटी को जानते होंगे, तो वहां पर भी आपको उस रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में हम कार्य कर रहे हैं। और अगर आपसे ये पूछ ले कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है, तो आप बोलिए जॉन मैकार्थी। बात समझ में आ रही है? और डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट क्षेत्र में लगातार आपको इसके उदाहरण और लगातार नई नई चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे। आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये कि हु हैज ऑथर्ड द बुक ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, ये किसने लिखी है? फटाफट आप इसका आंसर जो है वो मुझे बता दीजिए। मैं पहले आपको ये बता चुका हूं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।